Hello everyone, in this video I will explain part 3rd of our Indian Constitution. Part 3rd is the most important part under our Indian Constitution. Part 3rd of Indian Constitution deals with fundamental rights. Fundamental rights से related है हमारा संविधान का भाग 3 और ये बहुत important है किसी भी नेशन के लिए उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो भी अधिकारों को का उल्लेख किया जाता है, जिन अधिकारों को संरक्षित किया जाता है, वो हर एक नेशन में काफ़ी महत्व रखते हैं। उसी तरह हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3rd में जो भी राइट्स को एज फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये पीटी, मेंस, इंटरव्यू हर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस के लिए इम्पॉर्टेंट है और हमें एक जागरूक नागरिक होने के लिए अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर एक सिटीजन को या रहने वाले हर एक व्यक्ति को, कुछ राइट केवल सिटीजन्स को मिले हैं, कुछ यहाँ पर रहने वाले जो डोमिसाइल जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको मिले हैं, फॉरेनर्स को मिले हैं, कॉरपोरेशन को मिले हैं। तो किसको क्या क्या राइट्स मिले हैं ये आपको पार्ट 3rd में बताया जाता है। अब बात आती है फंडामेंटल राइट। क्यों पार्ट 3rd में कुछ राइट को जिनको रिकॉग्नाइज किया गया, जिनको गारंटी किया गया, जिनको प्रोटेक्शन मिली है, क्यों उनका नाम फंडामेंटल रखा गया? तो एज द नेम सजेस्ट फंडामेंटल राइट मीन्स कुछ राइट ऐसे हैं जो कि फंडामेंटल है, आधारभूत हैं, बेसिक हैं। ऑल दोज राइट विच आर मेंशन्ड under part 3rd of our Indian Constitution, actually they are inherent in all the human being. They are inherent. We are human being. We belong to human race. So they right. So all those rights are actually inherent in all. हम सभी में वे अधिकार अंतर्निहित हैं। तो क्या जो अधिकार अंतर्निहित हैं, जो राइट्स हमारे अंदर, क्योंकि हम मानव जाति को से संबंध रखते हैं, वी बिलोंग्स टू ह्यूमन रेस, हमारे अंदर इनहेरेंट हैं। सो देयर इज एनी नीड टू गिव दोज राइट्स। अगर कोई चीज़ हमारे पास है, इनहेरेंट है, तो क्या हमें कोई वो देगा तभी हमें मिलेगा? तो ऐसा नहीं है। अगर ये राइट्स इनहेरेंट हैं, किसी मानव जाति के में संबंध रखने के कारण हमारे पास वे अधिकार हैं, तो पार्ट 3rd में वो राइट हमें दिए नहीं गए हैं। दे आर इनहेरेंट, बट पार्ट 3rd ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली रिकॉग्नाइजेस, और वी कैन से दैट पार्ट 3rd ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू ऑल दोज इनहेरेंट राइट्स। ठीक, बहुत सारे हमारे इनहेरेंट राइट हो सकते हैं, बट हर इनहेरेंट राइट तो फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में नहीं आएगा। हर केवल वही इनहेरेंट राइट जिनको कि भारतीय संविधान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पार्ट 3rd में फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज किया, मतलब हमारे संविधान ने इन अधिकारों को आधारभूत अधिकार बताया। और द मोमेंट all those right included or incorporated in part 3rd means all those rights, now all those rights are guaranteed, they are protected from the state, they are protected. Now it is the duty of government to protect our rights। जो भी राइट आपके पार्ट 3rd में मेंशन किए हैं। एम नागराज के केस में, एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर नॉट गिफ्ट फ्रॉम द स्टेट। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें सरकार ने, हमें राज्य ने कुछ दान में दिया है। दे आर नॉट गिफ्ट फ्रॉम द स्टेट, रादर दे आर वेरी इनहेरेंट इन ऑल ऑफ अस। हमारे अंदर ये अंतर्निहित है। अब आप बताइए, सांस लेने का अधिकार आपको कोई देगा तभी आप सांस लेंगे क्या? है ना? एक बच्चा जब जन्म लेता है ना, जैसे ही वो किसी नेशन में, चाहे वो भारत के अंदर या किसी भी जगह, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उस मोमेंट से उसका ये इनहेरेंट राइट है कि वो सांस लेगा, है ना? जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ,
ये उसके अंदर इनहेरेंट है। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन रेस को बिलोंग करता है। एम नागराज में सेम कहा कि ऑल दोज राइट्स आर इनहेरेंट, दे आर नॉट गिफ्ट फ्रॉम द स्टेट, रादर स्टेट ने क्या किया है, रादर स्टेट ने पार्ट थर्ड के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में हमारे इन इनहेरेंट राइट को रिकॉग्नाइज किया, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। अब व्हाट इज द डिफरेंस? राइट्स तो बहुत सारे हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स हैं, कुछ लीगल राइट्स हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं और कुछ फंडामेंटल राइट हैं। देखिए, लीगल राइट जो आपके किसी इनैक्टमेंट के थ्रू जिन अधिकारों को रिकॉग्नाइज किया जाता है वो लीगल राइट, जो किसी एक कोई भी कानून बनाकर आपके वो राइट बता दिए गए, संविधान में नहीं है वे अधिकार आपके, है ना, वे अधिकार आपके संविधान में नहीं है बल्कि किसी एक पर्टिकुलर किसी लॉ में है। ठीक, किसी इनैक्टमेंट के थ्रू आपको वो राइट मिल गए तो वो आपका लीगल राइट हो गया। जो अधिकार संविधान में दिए गए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में अगर वो राइट मेंशन है तो वो राइट बन गए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और जो राइट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में डिक्लेयर किए गए वो बन गए फंडामेंटल राइट। अब देखिए, आप इसको समझ सकते हैं, ऑल द ह्यूमन राइट्स आर नॉट फंडामेंटल राइट बट ऑल द फंडामेंटल राइट आर ह्यूमन राइट। कैसे? वही ह्यूमन राइट फंडामेंटल राइट बनेंगे। ह्यूमन राइट्स क्या? क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम ह्यूमन रेस को बिलोंग करते हैं, तो हमारे कुछ अधिकार ह्यूमन बीइंग होने के नाते हैं, वो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं। केवल वही ह्यूमन राइट फंडामेंटल राइट होंगे जो जिन ह्यूमन राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में रिकॉग्नाइज किया है। कहां से? आर्टिकल 14 से लेके, लाइक राइट टू इक्वालिटी आपको 14 to 18 दिया हुआ है, राइट टू फ्रीडम 19 to 22 दिया हुआ है, लिबर्टी का राइट आपका 23-24 है, रिलीजन का राइट आपका 25 to 28 है, सम एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स 29 एंड 30। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है आर्टिकल 32 में, क्योंकि 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हुआ करता था 1978 तक, क्योंकि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इस राइट टू प्रॉपर्टी को, मतलब संपत्ति का अधिकार, अब फंडामेंटल राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1978 में इस राइट को हमने पार्ट थर्ड से हटा दिया। अब वो आर्टिकल 300A में आपका एक अधिकार है, मीन्स एट प्रेजेंट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ओनली, क्योंकि अभी भी संविधान में है बट फंडामेंटल राइट नहीं है। उसी तरह हम बात कर रहे थे, ऑल द ह्यूमन राइट्स आर नॉट नेसेसरली फंडामेंटल राइट, क्योंकि वही ह्यूमन राइट फंडामेंटल राइट होंगे जो कि पार्ट थर्ड में रिकॉग्नाइज किए हैं। ठीक है, तो जो फंडामेंटल राइट है वो डेफिनेटली ह्यूमन राइट्स होंगे, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग को बिलोंग करते हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे वो राइट इनहेरेंट है, तो वो ह्यूमन राइट्स तो हैं ही, और वो जैसे ही पार्ट थर्ड में आए तो वो फंडामेंटल राइट हो गए। तो आई थिंक आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा, फंडामेंटल राइट आर दोज बेसिक इनएलिनिएबल राइट्स विदाउट विच, है ना, जिनके बिना नो पर्सन कैन सर्वाइव respectfully or no person can live a dignified life in the society, है ना। आर्टिकल 21 को जब इंडियन कोर्ट्स ने जब इंटरप्रेट किया तो हमने समय समय पे क्या देखा कि राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 में दिया है, जीने का अधिकार एक पशु रूप में जीना नहीं है, विद डिग्निफाइड लाइफ, रेस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ आपको जीवन जीने का अधिकार, ये आपका आर्टिकल 21 आपको सुनिश्चित करता है ना। तो हर वह अधिकार, है ना, ईच एंड एवरी राइट विच इज इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्सन। देखिए, जब किसी व्यक्ति का विकास होगा तो सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, है ना, बाय द डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्सन, है ना। जब व्यक्तियों का विकास होगा, समाज का विकास होगा, और बाय द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी ऑटोमेटिकली नेशन विल डेवलप, तो नेशन भी डेवलप करेगा। तो किसी भी नेशन का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है जिस नेशन में वहाँ के लोगों का के राइट्स को फंडामेंटल राइट मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ प्रोटेक्शन ना मिला हो। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स वो राइट हैं विच आर मोस्ट इसेंशियल
फॉर सर्वाइवल। और सर्वाइवल भी आपका कोई पशु की तरह, एनिमल की तरह सर्वाइवल नहीं, ग्रोथ के साथ, डेवलपमेंट के साथ। आज मैं पढ़ा रही हूं, आप पढ़ रहे हैं, क्यों? ड्यू टू फंडामेंटल राइट, है ना, ये अधिकार हमें है ना। तो ये जब ये हमारे राइट, जब हमारे इस तरीके के राइट सुनिश्चित किए जाएंगे, तब विकास होगा लोगों का और समाज का और पूरे राष्ट्र राज्य का, है ना, पूरे नेशन का विकास होगा उसके थ्रू। तो ये फंडामेंटल राइट, और दे आर इनएलिनिएबल, मीन्स नो वन कैन टेक अवे नाइदर द स्टेट नॉर एनी पर्सन। अब कुछ फंडामेंटल राइट केवल स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल हैं और कुछ फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल के। लेकिन हम फंडामेंटल राइट के नेचर में जाने से पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ फंडामेंटल राइट, कि कैसे हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट को इनकॉर्पोरेट किया, है ना, या वर्ल्ड में फर्स्ट कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कैसे लोगों ने फंडामेंटल राइट के बारे में जाना। तो देखिए, इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है 13th सेंचुरी, है ना, 1215। फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड 1215 में, विश्व में पहली बार 1215 में इंग्लैंड में जॉन किंग के द्वारा एक लीगल डॉक्यूमेंट को साइन किया गया, है ना। इन द ईयर ऑफ 1215 जॉन किंग, कहाँ के थे? इंग्लैंड के। जॉन किंग साइंड अ लीगल डॉक्यूमेंट कॉल्ड मैग्ना कार्टा, जिसको कि मैग्ना कार्टा का नाम दिया गया। वह एक विधिक दस्तावेज जिसके थ्रू जॉन किंग ने ये डिक्लेयर किया कि नाउ फ्रॉम दैट डे आई डिक्लेयर और आई प्रॉमिस्ड, उन्होंने अपनी प्रजा से इस बात का करार वचन किया और इस बात पर वो एग्री हुए कि फ्रॉम दैट डे, इस दिन से, नो पर्सन विल बी डिटेन विदाउट हियरिंग, किसी भी व्यक्ति को बिना हियरिंग के डिटेन नहीं किया जाएगा, एंड सम सर्टेन राइट्स रिकॉग्नाइज्ड अंडर मैग्ना कार्टा। सो दैट वाज द फर्स्ट लीगल डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में वो पहला ऐसा दस्तावेज था जिसके थ्रू इंग्लैंड के जो राजा थे जॉन किंग, उन्होंने कुछ अधिकार दिए और इनको लीगल रिकॉग्निशन दी। बट दैट मैग्ना कार्टा, उस मैग्ना कार्टा में जो राइट्स दिए गए, दे वर क्वालिफाइड, बहुत लिमिटेड राइट्स थे, बहुत ज़्यादा राइट नहीं थे। तो 1215 में रिकॉग्निशन तो मिल गई, बट वहाँ के लोग थे वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे उनके अधिकार जो थे मैग्ना कार्टा के थ्रू उनको डिक्लेयर नहीं किया गया था, बहुत सारे राइट अभी भी बाकी थे। तो इंग्लैंड में एक रेवोल्यूशन हुआ जिसको, बहुत फेमस रेवोल्यूशन है, जिसको जाना जाता है ग्लोरियस रेवोल्यूशन के नाम से, ग्लोरियस रेवोल्यूशन और नो ब्लडशेड रेवोल्यूशन के नाम से। एक्चुअली उस रेवोल्यूशन का मेन रीजन कि इंग्लैंड के लोग अभी भी अपने कुछ और अधिकारों को, वहां के राजा, वहां के जो किंग थे, उनसे और अधिकारों की रिकॉग्निशन मांग रहे थे। दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द मैग्ना कार्टा। हाउएवर दैट मैग्ना कार्टा वाज द फर्स्ट लीगल डॉक्यूमेंट, है ना, जब फर्स्ट टाइम कुछ राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया, बट स्टिल दे वर नॉट सेटिस्फाइड। तो एक रेवोल्यूशन हुआ, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जिसको कि नो ब्लडशेड, मतलब बिना खून खराबे के इतना बड़ा रेवोल्यूशन, जहाँ पर चाइना में या अदर कंट्रीज़ में, फ्रांस में रेवोल्यूशन हुए जहाँ पर इतना खून खराबा हुआ, उसी तरफ जो इंग्लैंड में रेवोल्यूशन था, इसीलिए कहा जाता है नो ब्लडशेड, बिना खून खराबे के इतना बड़ा रेवोल्यूशन। क्या रेवोल्यूशन हुआ? इन द ईयर ऑफ, देखिए दैट जो ये रेवोल्यूशन चला था वो 1688 से 1689 के बीच चला था। उस रेवोल्यूशन का ये रिजल्ट था दैट पावर वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोनार्की टू पार्लियामेंट। मतलब जो वहाँ पर मोनार्की सिस्टम कि राजा और प्रजा, है ना, उन ये मोनार्की से मैक्सिमम पावर्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोनार्की टू
पार्लियामेंट, है ना। तो ये इंग्लैंड की हिस्ट्री है। उसके बाद फ्रांस में अब देखिए, इतना बड़ा विश्व में पहली बार किसी नेशन ने उनके यहाँ के लोगों के अधिकारों को रिकॉग्नाइज किया, मोनार्की से राइट्स ट्रांसफर हो गए पार्लियामेंट को, है ना। अब वहाँ पर एक कह सकते हैं नॉमिनल मोनार्की है, सो मैनी राइट ट्रांसफर टू पार्लियामेंट। मोनार्की है, स्टिल मोनार्की है, बट मोनार्की तो है, बट बहुत सारे अधिकार जो हैं उनके रिकॉग्नाइज किए गए क्योंकि पार्लियामेंट को पावर ट्रांसफर कर दी गई। उसी तरीके से आपके फिर फ्रांस में भी रिकॉग्नाइज किए गए राइट्स, और उसके बाद जो बहुत फेमस है जहां से हमने फंडामेंटल राइट के कॉन्सेप्ट को बोरो किया वो है अमेरिका। अमेरिका में 1791 में, क्योंकि अमेरिका ने इससे पहले इंग्लैंड में भी देखा तो फिर वहां पर भी लोगों ने अपने अधिकारों की बात की, है ना। हम लोग वैसे भी अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा जागरूक रहते हैं कर्तव्यों की अपेक्षा, है ना। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। हालांकि हमें अपने राइट एंड ड्यूटीज़ दोनों का बराबर से ख्याल रखना चाहिए, इसी को ध्यान में रखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़ दोनों की बात है। बट अगर हम राइट्स की बात करें तो सबको पता है, ड्यूटीज़ की बात करें तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम पार्क जाते हैं तो साफ़ सुथरा मिलना चाहिए, ये हमें पता है ना। बट हमें पार्क में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, पता है, बट हम करते ही नहीं, है ना। तो खैर, लोग धीमे धीमे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगे और अमेरिका में 1791 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, दैट वाज द फर्स्ट 10 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द ईयर ऑफ 1791, बिल ऑफ राइट्स के थ्रू सर्टेन राइट्स, कुछ अधिकारों को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। तो अमेरिका में क्या किया, ओरिजिनली अमेरिका में अमेरिकन्स के राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला था, दैट वाज थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इन द ईयर ऑफ 1791 सर्टेन राइट वर रिकॉग्नाइज्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और जो बिल ऑफ राइट्स के थ्रू, जिसको नाम दिया गया बिल ऑफ राइट्स। ठीक, अभी 1791 में ये हमने एक ओरिजिन देखा किस तरीके से फंडामेंटल राइट का एक कह सकते हैं फंडामेंटल राइट किस तरीके से नेशन अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को देने लगे। सो अमेरिका वॉज द फर्स्ट, है ना, अमेरिका वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, विश्व में ये पहला ऐसा देश था जिसने कि कुछ अधिकारों को, अपने यहाँ के लोगों को, अमेरिकन्स के राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। तो ये आप ध्यान रखिए, फर्स्ट लीगल डॉक्यूमेंट वाज मैग्ना कार्टा, फर्स्ट कंट्री जिसने कि अपने यहाँ के लोगों को के राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, दैट वाज अमेरिका। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स के थ्रू। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग इंडिया में कि हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट, और ये पूरा लेक्चर देखिए, जब आपको फंडामेंटल राइट का ओरिजिन, कॉन्सेप्ट, फिलॉसफी सब पता है तो फंडामेंटल राइट पे आप एकदम क्लियर रहेंगे। ठीक, अब इंडिया में कैसे ये आया देखिए, इन द ईयर ऑफ 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, है ना। वी वर द डोमेन ऑफ ब्रिटिशर्स, हम ब्रिटिशर्स के डोमेन में थे। तो और आपको पता है 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई कि स्वतंत्र भारत के पास उनका अपना संविधान हो, हमारा संविधान हमारे द्वारा बनाया हुआ, हम लोगों के लिए संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिशर्स ने नहीं दिया है ना, उसके लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो कि हमारे ही लोगों के बीच थी। तो इन द ईयर ऑफ 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक, एट द सेम टाइम अ सब कमेटी वॉज ऑल्सो फॉर्म्ड ऑन फंडामेंटल राइट, एक सब कमेटी भी फंडामेंटल राइट पर बनाई गई। आवर सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय बिल ऑफ राइट्स। कौन से बिल ऑफ राइट? अमेरिका के बिल ऑफ राइट। अमेरिका की बिल ऑफ राइट से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत इन्फ्लुएंस हुई, और कह सकते हैं इन्फ्लुएंस हुई, और हमने एक एक्सपीरियंस भी लिया कि अमेरिका को अपने संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये राइट को इनकॉर्पोरेट करना हुआ। तो क्यों ना हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही अपने यहाँ के लोगों को कि कुछ राइट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दें, वो हम उसको फंडामेंटल राइट
कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हमने दिया पार्ट थर्ड ऐड करके, क्योंकि देखिए जब कोई नेशन, देखिए जितने ज़्यादा अधिकार, अब बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचिए, जितने ज़्यादा राइट, अब आप इस गवर्नमेंट की बात अभी देख लीजिए, हमारे यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है ना, आप ये देखिए जितने ज़्यादा आपके राइट्स को ये सरकार प्रोटेक्ट करेगी, आपका मतलब हमारा और सरकार के बीच की बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग होगी, है ना। द अफेक्शन, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, बॉन्डिंग, है ना, लोगों के बीच और सरकार के बीच का अफेक्शन क्या होगा, स्ट्रांग होगा, है ना। एक रिस्पेक्ट होगी, एक अफेक्शन होगा, लोगों को लगेगा हाँ ये सरकार हमारे अधिकारों के बारे में सोचती है। और यही एक पॉलिटिक्स का कह सकते हैं कि ग्राउंड भी कहीं ना कहीं बन जाता है कि इलेक्शन के टाइम हमको फार्मर्स याद आने लगते हैं, हमको बहुत सारी, है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हम उनके अधिकारों की बात करने लगते हैं। तो 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, आवर सब कमिटी वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बिल ऑफ राइट and our constituent assembly decided to incorporate fundamental right in our constitution. So initially in part 3rd of our constitution, when on 26 January 1950, जब 26 जनवरी 1950 को when finally our constitution came into force, we all have, हम सभी भारतीयों के पास, we all the citizens, हम सभी भारतीयों के पास फंडामेंटल राइट हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, ठीक है। सो फाइनली जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को इनफोर्स हुआ तो हम सभी के पास फंडामेंटल राइट पार्ट थर्ड में थे, है ना। तो दैट इज द रीजन पार्ट थर्ड ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड और नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक अब आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि क्यों पार्ट थर्ड को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, बिकॉज मैग्ना कार्टा वॉज द फर्स्ट लीगल डॉक्यूमेंट बाय विच सर्टेन राइट गारंटीड, ठीक है, कुछ अधिकारों को गारंटी, और हमारे यहाँ संविधान में वो पार्ट थर्ड है, इसीलिए पार्ट थर्ड को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। सो दैट वॉज द हिस्ट्री कि कैसे फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट आया, किस तरीके से भारत में इसको लिया गया। अब देखिए पार्ट थर्ड में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मैंने अभी आपको बताया कि 7 कैटेगरीज थी ओरिजिनली। एक कैटेगरी राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से, और अभी हमारे पास 6 कैटेगरी हैं जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। अब नेचर क्या है फंडामेंटल राइट्स का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट हमें मिले हुए हैं? देखिए जनरली तो एक शुरुआत में मैंने बोला था फंडामेंटल राइट्स आर दोज बेसिक राइट्स which are guaranteed under part 3rd and they are inalienable, means no person can take your fundamental right which is guaranteed, है ना, which are guaranteed under part 3rd, because there are so many rights ना, so which are guaranteed under part 3rd of our Indian constitution means neither the state nor any private person can टेक योर फंडामेंटल राइट। कोई आपके अधिकारों का उल्लंघन, कोई आपके छीन नहीं सकता ये अधिकार। जो आपको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मिली है कोई नहीं छीन सकता, राइट टू इक्वालिटी आपको 14 to 18 मिला है, कोई आपको वायलेट नहीं कर सकता, नाइदर द स्टेट नॉर एनी प्राइवेट पर्सन, है ना। कुछ अधिकार केवल स्टेट के अगेंस्ट है, कुछ प्राइवेट पर्सन, लाइक अनटचेबिलिटी, स्टेट भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकता और कोई प्राइवेट पर्सन भी नहीं कर सकता। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी गारंटीड अंडर आर्टिकल 21, ना तो स्टेट आपको छीन सकता, है ना, क्या आपको डिटेन किया जा सकता है विदाउट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इट वॉज हेल्ड इन द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ 1978 दैट प्रोसीजर स्टेट कैन नॉट curtail right to life and personal liberty without the procedure established by law, and such procedure must be just, fair and reasonable. पार्लियामेंट कानून बनाकर हमारे आर्टिकल 21 का को ले सकती है, क्योंकि all those right mentioned under part 3rd they are not absolute. Absolute means state can impose certain restriction. State कुछ restriction impose कर सकती है हमारे इन right को, एक लिमिटेड कह सकते हैं, लिमिटेड किया जा सकता है, कुछ सर्टेन सिचुएशन में इनको कर्टेल किया जा सकता है, इन पर रोक लगाई जा सकती है। लाइक आपको पता होगा या आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, लाइक इमरजेंसी की सिचुएशन में एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 आपके जो राइट्स हैं वो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाते हैं। प्रेसिडेंट को पावर है कुछ और आपके ये राइट सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। और कुछ सिचुएशन अब लाइक किसी ने कोई क्राइम कर दिया तो क्या आपका आर्टिकल 21 बीच में आ जाएगा क्या,
है ना, कि आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अब पता चला क्रिमिनल कहने लगे नहीं भाई मुझे तो फंडामेंटल राइट मिला है पार्ट 3 के आर्टिकल 21 में, नो वन कैन डिप्राइव, है ना, फ्रॉम माई लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो मुझे फंडामेंटल राइट मिला है, क्योंकि वहां पर कहा गया एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और हमारे यहाँ प्रोसीजर है सीआरपीसी में, है ना, कि इफ द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में भी सिचुएशंस मेंशन की हुई हैं, एंड इन द केस ऑफ कॉग्निजेबल पर से पुलिस अथॉरिटी हैज पावर टू डिटेन सच पर्सन, एंड इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो पूरी लिस्ट आपको 41, 42, 43, 44, 45 बहुत सारी सिचुएशन है जहां पर आपके इस राइट को, जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का जो अधिकार है, इसको छीना जा सकता है। ठीक है, आपको पता चल गया स्टेट एंड प्राइवेट, कुछ स्टेट के अगेंस्ट ही हैं केवल, कुछ साथ साथ प्राइवेट के अगेंस्ट भी हैं कि वो भी आपके इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। आगे बात आती है कि फंडामेंटल राइट किस किस को मिले हैं। देखिए, जो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, सम फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, सिटीजन कौन होंगे ये आपको पार्ट 2 में बताया गया है। ठीक है, ओनली टू द सिटीजन, जो हमारे भारत के नागरिक हैं, है ना, जिनको यहाँ की नागरिकता मिली है, जो इंडियंस हैं, उनको फंडामेंटल राइट मिले हैं। लाइक कुछ ऐसे राइट्स हैं, ठीक, 4-5 इस तरीके के हैं, आई थिंक 15, 16, 19, 29 एंड 30, 15, 16, 29, 15, 16, 19, 29 एंड 30, आई थिंक ये राइट्स आपको सिटीजन्स को मिले हैं। और बाकी की जो फंडामेंटल राइट हैं वो सिटीजन के साथ साथ फॉरेनर्स को, जो यहाँ पर रह रहे हैं, कॉरपोरेशन कंपनीज, उनको भी ये राइट्स दिए गए हैं। तो राइट्स 2 तरीके के, कुछ सिटीजन्स को मिले हैं, कुछ ऑल दी पर्सन्स जो भी यहाँ पर हैं उनको मिले हुए हैं, कॉरपोरेशन कंपनी भी इसमें इंक्लूडेड है। अब फंडामेंटल राइट का नेचर कैसे है? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हमेशा सीधे से बोल देते हैं फंडामेंटल राइट नेगेटिव है ना। देखिए, फंडामेंटल राइट को हमेशा ये कह देना कि नेगेटिव है या स्टेट पर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं, हम हर सिचुएशन में ये नहीं कह सकते। अब आपको देखना पड़ेगा क्या फंडामेंटल राइट, कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं, जनरली फंडामेंटल राइट ऐसे ही हैं विच ऑल actually imposes certain restriction upon the power of government, like article 14 कि स्टेट ये नहीं कर सकता मीन्स स्टेट के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, like article 14, है ना, स्टेट shall not deny any person equality, है ना, equality before law, equal protection of law, rule of law की बात आर्टिकल 14 करता है, मतलब स्टेट कैन नॉट डिनाई इक्वलिटी। तो इक्वलिटी की बात करता है, मतलब स्टेट नहीं कर सकता, नो स्टेट शैल नॉट डिनाई, मतलब स्टेट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। ठीक, आर्टिकल 14, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फिर स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, आइदर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो कुछ राइट, फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो स्टेट के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन इंपोज करते हैं कि स्टेट कैन नॉट डू सो। ठीक, मीन्स रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहा है, हम कह सकते हैं कि नेगेटिव है, नेचर आपको दे नहीं रहा बल्कि किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहा है कि वो ये नहीं कर सकता। दूसरी तरह कुछ राइट्स ऐसे हैं जो स्टेट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा है ना, जैसे हमने 14 में देखा, 15 में भी रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया जाता है, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना, क्लॉज 1, क्लॉज 2 में नो पर्सन कैन डिस्क्रिमिनेट, और नीचे के जो क्लॉजेज हैं वहाँ पर कुछ एक्शन लेता है स्टेट, है ना, ग्रोथ के लिए कुछ पॉजिटिव स्टेप्स ले सकता है। इसके अलावा कुछ राइट्स ऐसे हैं जो एक्चुअली स्टेट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं कर रहा है, कोई ड्यूटी इंपोज नहीं कर रहा है, रादर दे गिव सम राइट्स, आपको कुछ अधिकार वो दे रहे हैं, लाइक आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, है ना, और वो राइट ऐसे हैं जिनमें स्टेट के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है, रादर स्टेट इज बाउंड टू मेक सम लॉज, कुछ इनैक्टमेंट के थ्रू, कुछ लॉज के थ्रू वो इन राइट को सिक्योर करेगा, प्रमोट करेगा, है ना। तो स्टेट ये नहीं करेगा ये नहीं लिखा, बल्कि स्टेट आपके इन फंडामेंटल राइट को सिक्योर करेगा। राइट टू एजुकेशन 21A, देखिए इस फंडामेंटल राइट को सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने 2009 में एक एनैक्टमेंट के थ्रू इस राइट को सिक्योर किया था, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन। ठीक, तो इसके लिए क्या, ये फंडामेंटल राइट उस कैटेगरी में आया जहां पर स्टेट को कुछ करना है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, लाइक आर्टिकल 23 है, लाइक आर्टिकल 24 है ना, जहाँ पर की बात की जाती है एक्सप्लॉयटेशन ना हो, बच्चों को किसी हैजार्डस एक्टिविटी में ना लगाया जाए। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे कंपनी रूल्स बनाए गए हैं। तो ये राइट वो हैं जहाँ पर स्टेट इन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको सिक्योर करने के लिए फर्दर कुछ लेजिस्लेटिव एक्शंस लेगी, कुछ इनैक्टमेंट्स को बनाएगी और हमारे इन राइट को सिक्योर करेगी। ठीक, तो
आई थिंक इस वीडियो के थ्रू हमने फंडामेंटल राइट क्या है, ये दोज आर द बेसिक राइट, दे आर इनहेरेंट। और मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी इसको एक्सप्लेन किया गया। इसमें मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1978 में कहा पार्ट थर्ड ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट थर्ड मतलब फंडामेंटल राइट जो हमारे पार्ट थर्ड में है ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल डेफिनेटली प्रिवेंट द ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ये जो पार्ट थर्ड हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, ये हमारे ह्यूमन राइट के जो उल्लंघन होता रहता है या होगा आगे चल के, उसको रोकेगा, है ना, टू प्रिवेंट द ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। मेनका गांधी में ऑनरेबल जस्टिस भगवती ने ये कहा था 1978 में। उसके बाद एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मैंने आपको बताया 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिफ्ट फ्रॉम द स्टेट, रादर दे आर वेरी इनहेरेंट इन ऑल द ह्यूमन बीइंग। ठीक, तो इसी तरीके से बहुत टाइम पर हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट की इंपॉर्टेंस को बताया है। और फंडामेंटल राइट की इंपॉर्टेंस आपको भी पता चला होगा। फंडामेंटल राइट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है, लीगल राइट क्या है, ये आपको पता होगा। फंडामेंटल राइट की जो स्पेशलिटी है वो ये है, इन केस ऑफ वायलेशन एग्रीव्ड पार्टी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट रेस्पेक्टिवली अंडर आर्टिकल 32 एंड 226। यदि किसी व्यक्ति के इन मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, ठीक है, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात पार्ट थर्ड में ही है, के अंतर्गत वो उसमें वहां अप्रोच कर सकते हैं। और जो कंसर्न उनकी उच्च न्यायालय होगी, हाई कोर्ट होगी, उसमें आर्टिकल 226 के तहत अप्रोच कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट वीडियो आर्टिकल 12 पे है, एंड द आर्टिकल 12 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जुडिशियल सर्विसेज एस्पिरेंट्स। आर्टिकल 12 पे अच्छा खासा क्वेश्चन आता है कि स्टेट क्या है और क्या क्या स्टेट हो सकता है। इस पे आई थिंक यू ऑल विल डेफिनेटली लाइक माई वीडियो ऑन आर्टिकल 12। सो प्लीज़ वॉच आफ्टर दिस। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग प्लीज़ आर्टिकल 12 की वीडियो को देखिएगा और शेयर करिएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन पर जिस टॉपिक पे लाइक प्रियम्बल या जिस भी टॉपिक पर आपको लगता है, सो आप उसके लिए कमेंट में लिख सकते हैं कि ये वीडियो आप इस टॉपिक पर अपलोड करिए। सो आई विल डेफिनेटली आई ट्राई टू पोस्ट ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू सो मच।